हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबों का मेरे इस यूट्यूब चैनल सीवी रमन एकेडमी पे। आज हम लोग ग्रेविटेशन का टॉप 20 एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। सारे की सारे एमसीक्यूज़ आप लोगों का एनसीईआरटी और आपके बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है। अगर आप लोग आज का टॉप 20 एमसीक्यूज़ को कर लेते हैं तो आप लोगों का इस चैप्टर का रिवीजन भी साथ में हो जाएगा। तो कोई भी स्टूडेंट अगर इस चैप्टर का रिवीजन करना चाहते हैं तो आज का आप इस 20 एमसीक्यूज़ को ज़रूर बनाइए। चलिए यहाँ पे देखिएगा, आज का पहला सवाल हम आप लोगों के लिए क्या लाए हैं। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses इज एफ इफ each mass is doubled and the distance between them is also doubled, the new force will be। सवाल बहुत ही इजी है। देखिए क्या बोल रहा है कि दो बॉडी के बीच में जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो आपका लग रहा है एफ का लग रहा है। अगर इफ ईच मास, अगर दोनों बॉडी के मास को, द्रव्यमान को डबल कर दिया जाए और उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है उसको भी डबल कर दिया जाए, तो उन लोगों के बीच में जो न्यू अभी ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, क्योंकि आपने मास चेंज कर दिया, डिस्टेंस को डबल कर दिया, तो फोर्स भी आप लोगों का इस बार एफ नहीं लगेगा। तो जो न्यू लगेगा वो कितना होगा? क्या वो एफ के बराबर होगा? क्या वो 2f होगा? क्या वो 4f होगा? क्या वो f/2 होगा? तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि अगर बोल दिया क्वेश्चन में ग्रेविटेशनल फोर्स एफ लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए? तो वो होता है जी। जो दो बॉडी है उन लोगों का मास यानी m1 m2 और उन लोगों के बीच का जो डिस्टेंस है r, उसका स्क्वायर होता है। ये होता है ग्रेविटी, जो फोर्स लगता है दो बॉडी के बीच में। मान लीजिए दो बॉडी है ऐसे, ये एक और ये एक, ये आपका m1 है, ये आपका m2 है, और इन लोगों के बीच का डिस्टेंस अगर r हो तो वहाँ पे ग्रेविटी इतना लगेगा। तो क्वेश्चन में ही बोला है कि वो f लग रहा है ग्रेविटी, तो f बराबर क्या होगा? जी m1 m2/r²। अब आपको चेंज करने बोला गया, क्या बोला गया कि ईच मास इज डबल्ड, दोनों मास को डबल करना है। मतलब m1 को कितना करना है? 2m1, m2 को भी कितना करना है? 2m2 करना है, और इन लोगों के बीच का डिस्टेंस को भी डबल करना है। मतलब अगर पहले r था तो अब हो जाएगा 2r। अब आप ग्रेविटी वाला फोर्स निकाल दीजिए, न्यू वाला। न्यू कितना हो जाएगा बोलिए? तो जो न्यू फोर्स होगा एफ एन यानी न्यू फोर्स, जो न्यू फोर्स होगा वो देखिए कैपिटल जी का कैपिटल जी, ये वाला ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी। अब बोलिए m1, मतलब पहला मास, पहले बॉडी का मास इस बार m1 नहीं है, कितना है बोलिए? 2m1। तो ये हो जाएगा 2m1 इंटू m2 कितना होगा? तो 2m2 डबल कर दिया गया, और डिस्टेंस 2r का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अगर इसको आप सॉल्व करिएगा तो ऊपर में आएगा आपका g 4m1 m2 और नीचे में आएगा आपका 4r²। 4 से 4 कट जाएगा तो बचेगा आपका g, ऊपर में m1 m2 और नीचे में r²। और देखिए g m1 m2/r², यही वाला है g m1 m2/r²। और ये किसके बराबर? f, यानी पहले जो फोर्स लग रहा था f, उसी के बराबर लगेगा अगर हम ऐसा करते हैं। कैसा? कि दोनों के बॉडी का जो मास है उसको भी डबल कर देते हैं, और उन लोगों के बीच का अगर डिस्टेंस को भी डबल कर देंगे, तो उन लोगों के बीच में अगर पहले फोर्स f लग रहा था तो बाद में भी कितना लगेगा? f ही लगेगा। आप खाली थोड़ा सा इस टाइप का सवाल एक तो आपको देगा ही, आप थोड़ा अच्छे से सवाल को पढ़िएगा। कभी कभी यहाँ पे लिखता है कि ईच मास आर डबल, कभी कभी लिखा है देखिए ईच मास इज डबल, कभी कभी लिखता है मासेज आर डबल, कभी कभी क्या लिखता है? मासेज आर डबल्ड, ऐसे लिखता है मासेज आर डबल्ड। अगर मासेज आर डबल बोलेगा तो मासेज कौन है? आपका मासेज है m1 और m2, मतलब ये डबल कर दिया गया है तो ये आपको ऐसा देना पड़ेगा 2m1 m2। लेकिन यहाँ पे बोला गया ईच मास का मतलब है कि आपको m1 को भी डबल कर दिया गया है 2m1, और m2 को भी डबल कर दिया 2m2। इसको इंटू करेंगे तो आएगा 4m1 m2। 2m1 m2 कब होगा? जब आपको बोला जाए कि मासेज आर डबल्ड। यहाँ पे बोला गया ईच मासेज आर डबल्ड। क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से पढ़िएगा, नहीं तो हो सकता है कि आप मिस्टेक कर दें और आपका आंसर कुछ और आ जाए। ठीक है, चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आपका इजी सवाल है और रिपीट हुआ है ये सवाल आप लोग का। हम आपको पढ़ाते हुए भी बहुत बार बोले हैं कि द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी इन एसआई यूनिट। यहाँ पे अगर किसी स्टूडेंट को पता होगा तो कमेंट में मेरे को बताइएगा कि ये जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए। वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इसका जो वैल्यू है 6.67 × 10⁻11, ये वाला वैल्यू कौन से वैज्ञानिक ने दिया है? अगर किसी को पता होगा तो ये मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा आप। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का देखिए यहाँ पे आपको पूछा है, क्या पूछा है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी इन एसआई ना, वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू यही वाला होता है, ऑप्शन नंबर ए। आप लोगों को इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछता है, डायमेंशनल फॉर्मूला। और आप लोगों को जब हम यूनिट एंड मेजरमेंट वाला
चैप्टर का आप लोग को एमसीक्यू हम करवाए हैं, तो आप लोग को इसका डायमेंशन क्या होता है वो लिखा चुके हैं, कैसे निकालते हैं वो भी बता चुके हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा, मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोगों के फिजिक्स का पहला चैप्टर का एमसीक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से आप लोग को 3 सवाल बनता है। चलिए अब आप नेक्स्ट सवाल को देखिए। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी, डिक्रीजेज विथ। तो स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो आप लोगों का सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है पोल्स पे, और जो अर्थ का सरफेस होता है वहाँ पे इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आप ये जानते होंगे। और साथ में ये जो अर्थ है हमारा, इस अर्थ का सरफेस में, मतलब यहाँ सरफेस में ये वैल्यू होता है। अगर आप इस अर्थ के ऊपर भी जाइएगा तब भी जी बढ़ेगा, आप नीचे भी आइएगा तभी जी बढ़ेगा, जी आपका घटेगा, सॉरी। ऊपर जाइएगा तो भी आपको जी डिक्रीज कर जाएगा, आप नीचे जाइएगा तब भी आपका स्मॉल जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। साथ में लेटीट्यूड, लेटीट्यूड यानी आप अगर इक्वेटर से पोल की ओर जाइएगा तब भी इसका जो जी का वैल्यू है वो घटेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये हम पढ़ाते हुए भी बता चुके हैं, लेकिन याद रखने वाली बात है कि जो जी का वैल्यू होता है वो आप लोगों का क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो किसके डिक्रीज करने से, हाइट के बढ़ने से। एकदम अगर आप ऊपर जाइएगा तो हाइट बढ़ेगा, हाइट के बढ़ने से आपका जी का वैल्यू घट जाएगा। डेप्थ के बढ़ने से भी होगा और लेटीट्यूड के बढ़ने से भी होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा। ऑफ ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस तीनों आंसर यहाँ पे सही है। जी का जो वैल्यू होता है वो मैक्सिमम होता है 9.8। कितना होता है जी का वैल्यू मैक्सिमम? 9.8, जो कहाँ पे होता है, पोल पे। पोल पे होता है आप लोग का जी का वैल्यू सबसे मैक्सिमम। फिर आप अगर ऊपर जाइएगा तब भी घटेगा, नीचे आइएगा तब भी घटेगा, और साथ में लेटीट्यूड के बढ़ने से भी घटेगा। इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल को देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 4। द वेट ऑफ ए बॉडी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। चलिए अगर ये मान लीजिए मेरा अर्थ है, तो इसके सेंटर, यहाँ सेंटर पे हमें पता है जी का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, सेंटर पे, पृथ्वी के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0 होता है। अब बताइए, किसी भी बॉडी का जो वेट होता है, वस्तु का जो भार होता है, वेट, इस वेट को निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो आप बोलोगे m इंटू जी। मतलब जो बॉडी होगा उसका मास के साथ जी का वैल्यू इंटू करना होता है। अब बताइए, सेंटर पे आपको वेट पूछा है, सेंटर पे जी का वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो किसी भी चीज को 0 से अगर इंटू करेंगे, ये 0 है तो 0 को अगर इंटू करेंगे तो वेट कितना आएगा? आप बोलोगे 0 ही आएगा सर। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 0 हो जाएगा। वेट किसी भी वस्तु का भार निकालने का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान गुना त्वरण, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है, इस टाइप का सवाल आपको पूछता ही है। क्या है? द ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन। आपको सैटेलाइट पता होना चाहिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ का चक्कर लगाता है, अर्थ के चारों ओर घूमता है, हम उसी को अर्थ का सैटेलाइट बोलते हैं। तो सैटेलाइट का जो वेलोसिटी होता है कि कितना स्पीड से वो घूम रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? तो अगर मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, ये मेरा अर्थ है, और इसके चारों ओर अगर मान लीजिए अर्थ का, हम मान लेते हैं अर्थ का रेडियस कितना होगा, तो अर्थ का रेडियस आपको पता होना चाहिए। अर्थ का रेडियस होता है आपका कैपिटल आर, तो मान लेते हैं अर्थ का रेडियस है कैपिटल आर। और यहाँ से पृथ्वी के सतह से एच हाइट पे, कितना हाइट पे, एच हाइट पे कोई सैटेलाइट इसका ऐसे चक्कर लगा रहा है, कितना वेलोसिटी, तो मान लीजिए v वेलोसिटी से। तो उसका जो वेलोसिटी होता है किसी भी सैटेलाइट का, उस वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आप लोग का रूट अंडर जी मास ऑफ अर्थ बाई आर, यानी रेडियस ऑफ अर्थ, प्लस जिस हाइट पे वो चल रहा है, ये हाइट, ये होता है उसका स्पीड का फॉर्मूला। तो बताइए ये जो स्पीड है ये किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या सैटेलाइट के मास पे? तो आप बोलोगे नहीं, यहाँ पे कैपिटल एम किसका मास है, अर्थ का मास है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट, एकदम रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, देखिए आर प्लस एच, ये रेडियस है कि सेंटर से यहाँ डिस्टेंस आर, और आर से कितना हाइट, तो एच हाइट। तो आर प्लस एच पे डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। रेडियस ऑफ ऑर्बिट रेडियस पे डिपेंड करता है। और देखिए रेडियस पे कैसे डिपेंड करेगा, अब देख रहे हैं नीचे है, नीचे का मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर रेडियस ज़्यादा होगा, अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो सैटेलाइट धीरे घूमेगा, मतलब वेलोसिटी कम होगा। और अगर रेडियस सामने होगा, मतलब पृथ्वी के नज़दीक वाला जो सैटेलाइट है, पृथ्वी के नज़दीक में जो सैटेलाइट होता है वो तेज घूमता है, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा तो आप लोगों का स्पीड ज़्यादा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, रिपीटेड सवाल है। क्या पूछा है? द स्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। स्केप वेलोसिटी का मतलब क्या है? वह मिनिमम वेलोसिटी जिससे अगर किसी बॉडी को फेंका जाए तो वो बॉडी हमारे पृथ्वी पे और वापस नहीं आए। मतलब अगर मेरा ये अर्थ है तो अर्थ अपने चारों ओर
अपने चारों ओर एक एरिया के अंदर में बॉडी को अपनी ओर खींचता है। तो अगर हम किसी बॉडी को फेंकेंगे, इतना स्पीड से फेंकेंगे कि वो इस एरिया से बाहर निकल जाए, तब तो फिर उसको और ग्रेविटी का फोर्स लगेगा नहीं, तो वो नीचे आएगा नहीं। तो वो स्पीड कितना होता है, तो आप बोलोगे वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकेंगे तो वो आपका क्या कर जाएगा, स्केप कर जाएगा, भाग जाएगा। कहाँ से भागेगा, ग्रेविटेशनल फील्ड से। ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब वह एरिया जिसके अंदर में पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल को लगाता है, वहां से वो बाहर चला जाएगा। उस स्पीड को हम क्या बोलते हैं, स्केप वेलोसिटी बोलते हैं। और वो कितना होता है, तो वो होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और इसका फॉर्मूला, स्केप वेलोसिटी को निकालने का फॉर्मूला वो होता है v बराबर √2gr, जहां पे g का वैल्यू 9.8, r का वैल्यू रेडियस और कितना होता है अर्थ का रेडियस, तो आप बोलोगे वो होता है 6.4 इंटू 10⁶। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो आपका आंसर आएगा 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये होता है पृथ्वी का स्केप वेलोसिटी। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला गया, द टाइम पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट डिपेंड्स ऑन। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि अगर ये ये मान लीजिए पृथ्वी है मेरा अर्थ, और इसके चारों ओर अगर कोई सैटेलाइट मूव कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगेगा हम उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता है, तो आपने केपलर्स का थर्ड लॉ तो जरूर पढ़ा होगा। केपलर्स का थर्ड लॉ, केपलर्स का थर्ड लॉ में क्या बताया गया है, थर्ड लॉ को हम लॉ ऑफ पीरियड भी बोलते हैं। केपलर का जो थर्ड लॉ है उसी को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड यानी वो पीरियड यानी कितना टाइम लगेगा इसका नॉलेज देता है, जो बोलता है कि जो स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब यानी रेडियस का क्यूब का। तो बताइए यहाँ पे रेडियस पे डिपेंड करेगा कि अगर रेडियस ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड भी ज़्यादा होगा, क्योंकि रेडियस अगर ज़्यादा है मतलब दूर, जितना दूर जाएगा स्पीड क्या होगा बोलिए, स्पीड उसका स्लो हो जाएगा। स्पीड स्लो होगा तो समय एक चक्कर लगाने में ज़्यादा लेगा। तो अगर रेडियस बढ़ जाएगा तो उसका टाइम भी बढ़ जाएगा। और अगर रेडियस छोटा होगा, मान लीजिए यहाँ पे अगर कोई घूमेगा तो रेडियस छोटा तो स्पीड ज़्यादा तो समय कम लेगा। आप याद रखिएगा। आप नेक्स्ट सवाल को देखिए कि नेक्स्ट सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है, इजी सवाल है। द वैल्यू ऑफ g एट द हाइट h फ्रॉम अर्थ सरफेस इज। पृथ्वी के सतह से, जैसे मान लीजिए ये अगर अर्थ है मेरा, अर्थ का सेंटर से रेडियस कितना होगा कैपिटल आर, और यहाँ से मान लीजिए h हाइट पे कोई अगर ऑब्जेक्ट चल जाता है तो यहाँ पे ग्रेविटी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, क्योंकि सरफेस पे कितना होता है, सरफेस पे g होता है और g का वैल्यू 9.8। आप ऊपर जाओगे तो वेरिएशन आएगा, आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे g का वैल्यू घटेगा। तो मान लेते हैं किसी h हाइट पे g का वैल्यू g डैश है, तो ये g डैश का फॉर्मूला क्या होगा ये आपसे पूछा है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो आप निकाल चुके हैं, हम आपको डिराइव भी करवा दिए हैं। उसका फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर सी। किसी भी h हाइट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है हम उसको g डैश से डिनोट करते हैं, और g डैश बराबर होगा g यानी 9.8, फिर रेडियस ऑफ अर्थ r डिवाइडेड बाय r प्लस h, जितना हाइट पे गया है r प्लस h का स्क्वायर। तो ये होता है फॉर्मूला जी डैश का। आप इसको याद भी रखिएगा, और ये पूछता है, लगातार पूछा है तो याद रखना ही बेहतर होगा, ये आप याद जरूर रखिएगा। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 9 कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम ए पॉइंट मास m इज। ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल होता है आप लोग का, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मास ऑफ ऑब्जेक्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताइए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, यू। और मास ऑफ ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल एम। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप याद करिए, वो होता है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर, और डिवाइड किससे करना है, एम से। तो एम से एम कट जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर, माइनस जी कैपिटल एम बाई स्मॉल आर। इसी को बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बाय मास। आप इसको नोट्स करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल 2-3 बार देखने को मिला है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम बाय आर, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस जी एम एम बाय आर, माइनस जी एम एम बाय आर, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रेडियस।
ये होता है, इसको आप थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा। चलिए, आपका इस चैप्टर का रिवीजन होगा क्योंकि हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं। तो अगर आप ये चैप्टर पढ़े हैं पहले से, देखिए नहीं पढ़े रहेंगे और आप क्वेश्चन को डायरेक्टली आके बनाइएगा तो प्रॉब्लम आपको होना है, और अगर आप पढ़े हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बाकी अगर आपको किसी इंडिविजुअल टॉपिक में डाउट हो रहा है, आपको ग्रेविटी में अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया है, तो आप मेरे को कमेंट करिएगा, हम आपको आपके लिए नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द मून इज अप्रोक्सीमेटली, चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा हमारे पृथ्वी के रेस्पेक्ट में। तो हमारे अर्थ पे कितना होता है, हमारे अर्थ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और मून पे कितना होता है, तो मून पे इसका 1/6 गुना होता है, 1/6 होता है, 1/6। तो 1/6 इंटू 9.8 अगर आप करिएगा और इसको काटिएगा तो आपका आंसर आएगा सी नंबर 1.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। याद रखिएगा कि पृथ्वी पे अगर किसी का वेट आपका आ रहा है मान लीजिए 100, तो मून पे उसका भार कितना आएगा, तो 1/6 आया, काटिएगा जो भी होगा वही आंसर होगा। तो 1/6 हो जाता है, ठीक है। मून पे आपका 1/6 गुना कम होता है। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इज ए वेक्टर क्वांटिटी, कौन यहाँ पे वेक्टर है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वेक्टर नहीं है, स्केलर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर ही होता है। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का ही एक और नाम है एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको हम स्मॉल जी बोलते हैं। आपको पता है कि एक्सेलरेशन आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन होगा, तो ऑप्शन नंबर सी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, इसी को हम स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पोल पे। सबसे कम कहाँ पे होता है, इक्वेटर पे होता है। और सब जीरो कहाँ पे होता है, तब बोलोगे सेंटर पे होता है। चंद्रमा पे जी का वैल्यू 1/6 इंटू जी होगा। पृथ्वी पे अगर जी है तो चांद पे 1/6 होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या बोला है, द शेप ऑफ द पाथ ऑफ ए प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्टेड विथ escape वेलोसिटी इज। अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्टेड करेंगे तो उसका पाथ क्या होगा। तो आपको पता है कि अगर कोई प्रोजेक्टाइल मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे कौन सा पाथ होता है, तो आप बोलोगे वो होता है पैराबोलिक पाथ। क्या होता है वो, पैराबोलिक पाथ। यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। इस प्रकार से अगर हम किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा, पैराबोलिक पाथ पे जाएगा। हम इस पाथ को ही बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। फेंकने पे आप देखे भी होंगे, बॉल पहले ऐसे ऊपर जाता है फिर ऐसे नीचे आता है, इसी पाथ को हम पैराबोलिक पाथ बोलते हैं। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए, इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी। क्या है देखिए, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सैटेलाइट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू क्या बोला है, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू। मतलब अगर कोई सैटेलाइट है, ये मान लीजिए कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, तो इसके ऑर्बिट से इसको हटा करके इन्फिनिटी में भेजने के लिए कितना एनर्जी का जरूरत पड़ता है। तो आप इसको याद रखिएगा कि जितना स्पीड से वो घूम रहा है, अगर देखिए सैटेलाइट घूमेगा तो इसका अपना काइनेटिक एनर्जी होगा, तो जितना काइनेटिक एनर्जी लगेगा उसका दोगुना एनर्जी देना पड़ेगा इस सैटेलाइट को, ये जो घूम रहा है यहाँ से हटा के अनंत तक इन्फिनिटी तक पहुँचाने में। याद आप जरूर रखिएगा कि दोगुना लगेगा किसका, काइनेटिक एनर्जी का। इंपॉर्टेंट सवाल है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पूछा जा भी सकता है। चलिए इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 भी आप लोग का इंपॉर्टेंट है। क्या बोल रहा है, ए सैटेलाइट रिवॉल्विंग क्लोज टू अर्थ हैज, मतलब अगर अर्थ है तो अर्थ के क्लोज में घूम रही सैटेलाइट, अगर सामने घूमेगा तो ये जो डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस तो कम होगा, सामने घूमेगा तो रेडियस कम होगा, दूर में घूमेगा तो रेडियस ज़्यादा होगा। अब बताइए रेडियस कम होगा तो उसका स्पीड क्या होगा, सबसे ज़्यादा। अगर वो सामने घूमेगा तो उसका स्पीड ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला होता है √g मास ऑफ अर्थ बाय आप लोग का होता है r+h, यानी डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जितना नीचे होगा उतना स्पीड ज़्यादा होगा। ये आपको हम बता भी रहे हैं, आता भी है, आप लगातार पूछा है आपको। चलिए नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्या बोल रहा है, इफ अर्थ श्रिंक विदाउट लॉसिंग मास द वैल्यू ऑफ जी ऑन इट्स सरफेस, मतलब अगर पृथ्वी सिकुड़ता है अपने मास को बिना बदले, अपने मास को बिना खोए, तो जी का वैल्यू उसके सरफेस पे कितना होगा। ऐसे तो जी का वैल्यू 9.8 होता है। अगर मान लीजिए ये मेरा अर्थ है, इसका रेडियस मान लीजिए कुछ है आप लोग का, इसका रेडियस है मान लीजिए स्मॉल r,
ठीक है, इसका मास मान लीजिए कैपिटल एम है। अब मान लीजिए ये पृथ्वी सिकुड़ना चालू कर दे, ऐसे सिकुड़ेगा मतलब इसका साइज छोटा होगा, इस टाइप से इसका साइज छोटा हो जाएगा, इस प्रकार से इसका साइज छोटा होगा। बताइए साइज छोटा होगा तो रेडियस भी छोटा होगा, पहले रेडियस बड़ा था अब रेडियस छोटा है, लेकिन मास नहीं बदलेगा, वही लिखा है विदाउट लॉसिंग मास। मतलब अगर उसका साइज बड़ा भी है तब भी उसका मास कैपिटल एम, जब श्रिंक कर जाएगा छोटा हो जाएगा तब भी उसका मास स्मॉल एम है, लेकिन जब वो श्रिंक करेगा छोटा सिकुड़ सिकुड़ जाएगा उस टाइम पे उसका रेडियस कम हो जाएगा। अब बताइए जो ग्रेविटी होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका फॉर्मूला होता है कैपिटल जी यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मास ऑफ अर्थ बाय रेडियस का स्क्वायर। अब बताइए ये तो कांस्टेंट चीज है, मास भी इस क्वेश्चन पे नहीं बदलेगा अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, तो कौन चेंज करेगा? आर। आर कैसा होगा? सिकुड़ जाएगा तो आर छोटा होगा यानी रेडियस कम हो जाएगा, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल नीचे है, इसका मतलब जी का वैल्यू क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए इंक्रीजेज। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 16 को देखिए, इसी टाइप का सवाल आपको पूछता है। देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट भी है, ये आपको हम बता भी दिए कुछ देर पहले कि द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू मासेस कैपिटल एम स्मॉल एम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस आर इज। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिनोट करते हैं यू से, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। ये होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर। मतलब यहाँ पे स्मॉल एम नहीं होगा अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछेगा, एनर्जी अगर नहीं पूछेगा तो, और एनर्जी बोलेगा तो स्मॉल एम भी होगा। स्मॉल एम यानी मास ऑफ ऑब्जेक्ट, कैपिटल एम यानी मास ऑफ अर्थ। तो चलिए ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट था। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए। देखिए हम आप लोगों को हर एक टॉपिक से क्वेश्चन को टच कर रहे हैं ताकि आपका चैप्टर का रिवीजन साथ में हो, और इसी प्रकार से हम हर एक चैप्टर का आप लोगों का एमसीक्यूज को अपने चैनल पे अपलोड करते हैं। तो अगर आप एमसीक्यूज को करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आप आराम से क्लिक करके हर एक चैप्टर का चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या बोल रहा है? द ऑर्बिटल पीरियड ऑफ ए सैटेलाइट इंक्रीजेज इफ। कोई सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है, मतलब अगर कोई सैटेलाइट ऐसे घूम रही है तो एक चक्कर लगाने में जो समय लगता है हम उसको टाइम पीरियड बोलते हैं कैपिटल टी। तो ये सैटेलाइट का टाइम पीरियड कब ज़्यादा हो जाएगा? तो एक तो तब ज़्यादा होगा जब इसका रेडियस बढ़ जाए। मतलब अगर मान लीजिए अर्थ है, पहले वो इतना ऊंचाई पे घूम रहा था, अगर वो इसका रेडियस बढ़ करके अगर दूर चल जाएगा सैटेलाइट और घूमेगा तो उसका स्पीड कम हो जाएगा, स्पीड कम होगा तो टाइम पीरियड ज़्यादा हो जाएगा। और साथ में देखिए ऑप्शन ए तो सही है, साथ में यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी भी सही है, मास ऑफ अर्थ डिक्रीजेस। अगर पृथ्वी का मास कम होने लगे, पृथ्वी का मास अगर कम होगा तो यहाँ पे इस सैटेलाइट पे ग्रेविटी का फोर्स कम लगेगा, ग्रेविटी का फोर्स कम लगेगा तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, एक्सेलरेशन कम होगा तो आप लोग का स्पीड भी कम होगा, और स्पीड कम होगा तो आप लोग का टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, बोथ ए एंड सी। रेडियस पे भी डिपेंड करेगा और मास ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करेगा। दो चीज पे सैटेलाइट का टाइम पीरियड डिपेंड करता है। रेडियस दूर जाएगा मतलब रेडियस बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, क्योंकि रेडियस बढ़ने पे स्पीड क्या होता है? कम होता है। और दूसरा मास पे। नेक्स्ट नंबर सवाल आप क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है। जियो स्टेशनरी, यहां से सवाल आप लोग को पूछा है लगातार। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड अर्थ। तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट आप लोग का पृथ्वी का चक्कर कितने घंटे में लगाती है? तो आप बोलोगे 24 घंटे में। जियो स्टेशनरी का मतलब होता है, स्टेशनरी का मतलब होता है जो रेस्ट पोजीशन पे हो, विराम अवस्था में। अब देखिए हमारे पृथ्वी को सूरज का एक चक्कर लगाने में लगता है 24 घंटा, आप लोग को पता होना चाहिए। हमारे पृथ्वी को एक बार घूमने में कितना समय लगता है? तो एक चक्कर पृथ्वी को लगाने में उसको लगता है 24 घंटा। अब मान लीजिए पृथ्वी के यहाँ पे एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, और अगर इस सैटेलाइट को भी घूमने में 24 घंटा लगेगा, मतलब आप जिस स्पीड से घूम रहे हैं सैटेलाइट भी उसी स्पीड से घूमेगा, क्योंकि आपको भी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा, सैटेलाइट को भी एक चक्कर लगाने में 24 घंटा। तो ये जो सैटेलाइट है इसका जो पोजीशन है क्या आपके रेस्पेक्ट में कभी बदल सकता है? तो आप बोलोगे कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि हम जिस स्पीड से गति करेंगे सैटेलाइट भी उसी स्पीड से मूव करेगा। हमको भी टाइम लगेगा 24 घंटा, इसको भी टाइम लगेगा 24 घंटा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे को अगर देखेंगे तो हम लोग को रेस्ट में लगेगा। तो ये भी आपको याद रखना है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को देखने पे आपको रेस्ट में दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो उसका टाइम पीरियड 24 घंटा होता है, जो पृथ्वी के एक चक्कर घूमने में जो लगता है उसके बराबर है। साथ में जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड होता है वो 24 घंटा होने के साथ साथ ये भी आपको पूछता है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट पृथ्वी के कितने ऊंचाई पे घूमती है? तो लगभग 36 किलोमीटर।
किलोमीटर लगभग 36 किलोमीटर के ऊंचाई पे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट को छोड़ा जाता है, जिसको एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटे का समय लगता है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है कि द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, तो जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ पे होता है, पोल पे। कम, सबसे कम कहाँ पे होता है, तो इक्वेटर पे। और जीरो कहाँ पे होता है, तो सेंटर पे, याद रखिएगा। और सबसे मैक्सिमम वैल्यू 9.8। इससे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पृथ्वी के जी के लिए नहीं है। आप अगर पृथ्वी के ऊपर में जाओगे तब भी घटेगा, नीचे जाओगे तब भी घटेगा, लैटिट्यूड बढ़ाओगे तब भी घटेगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपको आया भी था तो आपको दिखाए भी हम। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। ये भी आपको बता चुके हैं, इजी सवाल है। ए बॉडी वेट ऑफ 60 न्यूटन ऑन अर्थ, इट्स वेट ऑन मून विल बी। आपको पता होना चाहिए वेट का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन। क्योंकि वेट किसके बराबर होता है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जितना लगता है वही किसी वस्तु का वेट होता है। और वेट निकालने का फॉर्मूला m/g। और यहाँ पे क्या बोला है कि अगर पृथ्वी में किसी वस्तु का भार 60 है तो चंद्रमा पे कितना होगा, तो 1/6 होगा। तो बोलिए 60 का 1/6 कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही होगा। 20 आप सवाल बना चुके हैं, हर एक टॉपिक से हम आपको सवाल दिए हैं। और बहुत सारे सवाल आप लोग का ऐसा था जो आप लोग को प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, और ऐसे सवाल भी हम लिए हैं जो एक्सपेक्टेड है कि इस बार पूछा जा सकता है आप लोगों को। तो इसी प्रकार का अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़े जरूर रहिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ में अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो पे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पे।